वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का प्रारूपिक लक्षण है। ऑप्शन ए है लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, ऑप्शन बी है दिमाग क्रियाशीलता स्तर, ऑप्शन सी है आवेगशीलता, ऑप्शन डी है कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी आवेगशीलता। ठीक है, कौन सा अवधान यानी जो आवेगशीलता है वो न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का प्रारूपिक लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण आवेगशीलता है। आवेगशीलता से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो किसी कार्य को बिना पूर्व विचार के किए करता है, यानी वो पहले से नहीं सोचता कि मुझे इस काम को करने के क्या परिणाम होंगे, क्या मेरी भलाई होगी, क्या मेरी इसमें मुझे गलती होगी, ये फायदेमंद होगा, क्या मेरे लिए नुकसानदायक होगा, तो वो कुछ नहीं सोचता है। आवेगशील व्यक्ति किसी तथ्य को प्राप्त करने में प्रतिबिंब या परिणामों पर विचार नहीं करते हैं। ये परिणाम को तुरंत प्राप्त करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे ही फैसला करते हैं, यानी कि वो कुछ भी फैसला कर लेते हैं, वो सोच लेते हैं कि हमारा जो परिणाम है वो तुरंत हमें मिल जाएगा, यानी कुछ भी विदाउट थिंकिंग ये कार्य करते हैं। ठीक है, नॉट ADHD की फुल फॉर्म काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी है सीटेट के, जरूर याद रखना, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन अधिगम आवश्यकताओं जैसे पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है। पठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया, गुणज वैकल्य मतलब डिसकैल्कुआ, इसके इत्यादि के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन ए अधिगम आवश्यकता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी है कि अधिगम आवश्यकता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं। तीसरा कह रहा है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम आवश्यकता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। और चौथा कह रहा है कि अधिगम आवश्यकता तंत्रिक संबंध और वातावरण की दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम आवश्यकता तंत्रिका संबंध और वातावरणीय दोनों कारकों से प्रभावित होती हैं। ठीक है, ये कथन पठन वैकल्य और गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम आवश्यकता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। अधिगम आवश्यकता में किसी प्रक्रम को पढ़ने में अक्षमता, गणित के सवाल को हल करने में अक्षमता, लिखने में अक्षमता इत्यादि अधिगम विकार उत्पन्न होते हैं। अधिगम अक्षमता पद का सप्तम प्रयोग किसने किया था? 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। और कुछ प्रमुख अधिगम अक्षमता इस प्रकार होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि डिसलैक्सिया यानी कि जो पढ़ना संबंधी विकार होता है उसे डिसलैक्सिया कहते हैं। डिसकैल्कुलिया जो गणित संबंधी विकार होता है उसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। डिसग्राफिया जो लेखने संबंधी विकार होता है उसे डिसग्राफिया कहते हैं। डिसफेसिया वाक क्षमता संबंधी विकार को डिसफेसिया कहते हैं। डिस्प्रैक्सिया लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार को हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। अफेजिया भाषा संप्रेषण संबंधी विकार अफेजिया कहलाता है। और डिसअर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसकैल्कुलिया गणित संबंधी विकार को हम डिसकैल्कुलिया कहते हैं। डिसग्राफिया लेखने संबंधी विकार को डिसग्राफिया कहते हैं। वाक क्षमता संबंधी विकार को डिस्फेसिया, लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार को डिस्प्रैक्सिया, भाषा संप्रेषण संबंधी विकार को अफेजिया और वर्तनी संबंधी विकार को डिसअर्थोग्राफिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। मतलब ऐसे विद्यार्थी जो प्रतिभाशाली हैं उनके लिए हम कौन सा तरीका नहीं अपनाएंगे। ऑप्शन ए है उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, ऑप्शन बी है मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं की अनुमति देना और ऑप्शन डी है पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी मानकीय की पाठ्यचर्या को लागू करना। ये हम कदम नहीं अपनाएंगे प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, ये कदम नहीं अपनाना चाहिए। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि क्या होनी चाहिए प्रतिभाशाली बालकों की। तो टर्मन के अनुसार वह बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 होती है वो कौन से बालक कहलाते हैं? वो बालक कहलाते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां देना, स्वतंत्र परियोजनाएं करने तथा पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखने की अनुमति देना आवश्यक होते हैं, क्योंकि उनके कार्य करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता सामान्य बालक से अलग होती है। प्रतिभाशाली बालक की प्रमुख विशेषताएं हैं उच्च सृजनात्मक क्षमता, संवेगात्मक विशेषता और अंतर्दृष्टि की अधिकता। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? ऑप्शन ए है अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, ऑप्शन बी है कक्षा की स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, ऑप्शन सी है उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, और ऑप्शन डी है उन्हें विशिष्ट संकाय में ही। इसमें सही हो जाएगा अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारे लिए ये प्रभावी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिगम उपागम में निरंतरता रखना प्रभावी होगा। समावेशी शिक्षा वे शिक्षा है जिसमें सामान्य बालक तथा विशिष्ट बालक को एक साथ एक समय में तथा एक ही कक्षा में बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि समावेशी शिक्षा क्या कहलाती है? वे शिक्षा जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों एक साथ पढ़ते हैं तथा एक ही कक्षा में बिना किसी भेदभाव की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वे शिक्षा ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, समावेशी कक्षा में स्वलीनता तभी दूर होती है जो सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। आगे हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के समाजी संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? ऑप्शन ए है वयस्कों की निष्क्रिय नकल करा, ऑप्शन बी है अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, ऑप्शन सी है व्यवहार के बाहरी अनुकूलन द्वारा, और ऑप्शन डी है असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। बिल्कुल गलत बात है, जहाँ पर भी मेमोराइजेशन आ जाए, कंठस्थीकरण आ जाए, वो काट दो, उसके द्वारा नहीं सीखेगा। नकल द्वारा बच्चा कैसे सीख जाएगा? नकल द्वारा बिल्कुल अच्छे से नहीं सीख पाता है। वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, बाहरी अनुकूलन द्वारा, इनमें से एक होगा। तो बताइए किसके द्वारा विद्यार्थी बहुत अच्छे से सीखता है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। ठीक है, एक्टिवली इंगेजिंग विद देयर एनवायरनमेंट, इसके द्वारा बच्चा जो होता है वो अच्छे से सीखता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा सबसे बेहतर सीखते हैं। ठीक है, बालकों के अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। बच्चों की वृद्धि के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। विद्यार्थी सक्रिय संलग्नता के साथ तभी सीख सकते हैं जब विद्यालय का वातावरण सार्वभौमिक और सकारात्मक हो। ठीक है, निगेटिव में वो नहीं सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो ऑप्शन ए है उनके जीवन से संबंधित होती है, ऑप्शन बी है प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, ऑप्शन सी है असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, ऑप्शन डी है उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। सही आंसर हो जाएगा कि कौन सी जानकारी को बताइए जल्दी से भूल जाते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असंबंधित खंडों को में प्रस्तुत की जाती है। जो उनके जीवन से संबंधित होती है वो उसे याद रखते हैं, जो उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है उसे भी याद रखते हैं, और प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है उसे भी याद रखते हैं। लेकिन ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि विद्यार्थी उस जानकारी को भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी उसी तथ्य को याद करते हैं जो अधिगम से संबंधित हो। दिए गए विकल्प विद्यार्थी की स्मरण शक्ति से संबंधित है, जिससे विद्यार्थी को अपने पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने में सहायता
मिलती है। व्यक्ति जो करता है अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ सकता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। दूसरा है कि A+B2 का सूत्र क्या है। ऑप्शन सी है भारत को आज़ादी कब मिली थी। और ऑप्शन डी अगला लीप वर्ष कब होगा। तो बताइए कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। A+B2 का सूत्र उसे रट जाएगा तो उसके कोई उधर मतलब उसे कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। कब मिली वो बता देगा, भारत को आज़ादी कब मिली। अगला लीप वर्ष कब होगा वो बता देगा। लेकिन पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है इसके लिए उसे थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ेगा, थोड़ा माइंड लगाएगा, इसके द्वारा वो कर पाएगा ये सवाल। ठीक है, तो इसमें ये प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ठीक है, और ये व्याख्या कह रही है कि पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है यह प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। प्रक्रियात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जो हम बताता है कि चीज़ों को कैसे करना है। यह अनिवार्य रूप से कौशल पर आधारित होता है। यह किसी विशिष्ट कौशल या कार्य को करने का ज्ञान है। इसमें अमूर्त और मौलिक चिंतन का प्रयोग होता है। इसमें किस चिंतन का प्रयोग होता है, मौलिक और अमूर्त चिंतन का। ठीक है, प्रक्रियात्मक ज्ञान का एक अन्य उदाहरण है साइकिल कैसे चलाई जाती है। और तो ये भी हमारा एक प्रक्रियात्मक ज्ञान का ही उदाहरण है कि साइकिल जो है वो कैसे चलाई जाती है। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 24वें नंबर का कि अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापकों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि विषय वस्तु जो है उसको विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन बी है कि संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो देखो ये तो होगा नहीं, निगेटिव वाले हटा दो। प्रतिस्पर्धा को हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित उसे नहीं करना चाहिए, हमें इसके लिए डिस्करेज जबकि उसे इंकरेज करना चाहिए। सामाजिक संदर्भ से अलग बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये बेस्ट आंसर है कि विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर देने चाहिए। ठीक है, अध्यापकों को ये बात करनी चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसे विद्यार्थियों में अमूर्त तार्किक चिंतन तथा मौलिक चिंतन का विकास होता है जिससे अधिगम की प्रक्रिया में निरंतर वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ऑप्शन है कि दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरत जोड़ देंगे। ऑप्शन बी है उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे। ऑप्शन सी है उन्हें अपने दोस्त को कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे। और ऑप्शन डी है उन्हें समान तरह की समस्याएं जो पहले उन्होंने हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। ठीक है, एक ही बात उसके पास एक समस्या है और अधिक गैर समस्या क्यों जोड़ेंगे, हमें परंपरागत इस्तेमाल करने के लिए बाध्य के निर्देश क्यों देंगे, कॉपी से नकल करने के लिए क्यों देंगे। सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन डी ही है कि उन्हें समान तरह की समस्याएं मतलब ऐसी ही समस्याएं हैं उसी समस्याओं को पहले जो उसने हल की थी उसी पर चिंतन में वैसा ही सोचने को कहेंगे जिससे ये समस्या भी हल हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में जब दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो उन्हें मदद करने के लिए आप उन्हें समान तरह की समस्या मतलब ऐसी समस्याएं जिसका वो पहले पास्ट में कर चुके हैं फिर उसने उन पर से प्रॉब्लम को सॉल्व किया था वैसे ही सोचने को कहेंगे। अगर वैसे ही उसे हल करेंगे हो सकता है ये भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसलिए उसे वैसा ही चिंतन करने को कहेंगे। इससे विद्यार्थी में सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा। इससे बच्चों में क्या होता है कि जो सृजनात्मक चिंतन है उसका विकास होता है। विद्यार्थी पूर्व ज्ञान यानी पहले के ज्ञान को नवीन ज्ञान मतलब आज वाले ज्ञान से जोड़कर दिए गए सवाल को हल करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। तो भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें हमारा सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि कक्षा का माहौल समरूपता के आधार पर होना चाहिए जहां प्रत्येक विद्यार्थियों को अपनी भ्रांतियों को व्यक्त करने के पूर्व अवसर
पूर्ण अवसर प्राप्त हों। मतलब बिल्कुल सही बात है, हमें कक्षा का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि बच्चे हमें घबराएं ना कुछ भी पूछने से। अगर उनके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है तो वो उसको क्लियर कर लें आसानी से। हमें ऐसा ही कक्षा का माहौल रखना चाहिए, ठीक है। भ्रांतियों पर चर्चा करने से विद्यार्थियों के मन में जो भय बना रहता है वह दूर हो जाता है। ये भी सही बात है कि इससे क्या होता है कि जो भ्रांतियाँ होती है अगर हम उस पर चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों के मन में जो भी भय बना रहता है वो उससे दूर हो जाता है, ठीक है। और जो इनके माइंड में कन्फ्यूजन होती है वो भी दूर हो जाती है और अधिगम की प्रक्रिया में लगातार वृद्धि होती रहती है। इसलिए और दोनों सही और आगे की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक प्रेरित होंगे अगर वे देश के भाव को महसूस करें। ऑप्शन ए निराशा, ऑप्शन बी है बेशरम, ऑप्शन सी है खुशी और ऑप्शन डी है कुंठा। अगर वे शर्म, कुंठा और निराशा व्यक्त करेंगे तो वो कभी जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो खुशी से सीखना चाहेंगे, प्रसन्नता के साथ सीखेंगे तो वो अपने जीवन में सब कुछ सीख लेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में तो टाइम देना ही नहीं है, तो हम बहुत आसानी से आते होंगे। विद्यार्थी यानी जो स्टूडेंट होता है वो सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक प्रेरित होगा, मतलब अंदर से बहुत अच्छे से सीखना चाहेगा। अगर वो खुशी के भाव को महसूस करेगा, अगर वो प्रसन्नता के साथ सीखेगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा। निराशा, शर्म, कुंठा ये भाव विद्यार्थी के सीखने में क्या होता है, बाधा उत्पन्न करता है। विद्यार्थी के अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि है तो विद्यालय और घर में सकारात्मक वातावरण का सृजन किया जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए कि विद्यालय में और घर में ऐसे वातावरण करना चाहिए जिससे विद्यार्थी अच्छे से सीख सकें, ठीक है। सकारात्मक वातावरण का, अगर घर में हर समय लड़ाई होती रहती है, विद्यालय में अगर कुछ पूछो तो जवाब नहीं दिया जाएगा तो विद्यालय में बच्चे कैसे सीख पाएंगे और घर में भी नहीं सीख पाएंगे। तो हमें सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव, सकारात्मक वातावरण प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है महारत अभिमुखी, ऑप्शन बी है प्रदर्शन अभिमुखी, ऑप्शन सी है कार्य परिहारी, ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा वाला हटाओ कि प्रतिस्पर्धा यानी कि आपका कंपटीशन के लिए तो हमारे पास कोई भी स्थान नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मास्टरी ओरिएंटेड, महारत अभिमुखी, ठीक है। लक्ष्य कैसे निर्धारित के लिए प्रेरित करना चाहिए, जो महारत अभिमुखी हों। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों में महारत अभिमुखी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए। कक्षा के दौरान छात्रों का लक्ष्य शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करना होता है। कक्षा के दौरान बच्चों का क्या उद्देश्य होगा कि वो शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करें। बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपने शिक्षकों से प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं जो छात्र निराशा और कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं। मतलब अगर बच्चे कोई काम करें तो उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, वाह तुम बहुत अच्छा किया, फिर आगे के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए तुम और भी अच्छा कर सकते हो। मतलब कोई ड्राइंग में अच्छा है तो तुमने कहा बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, तुम और भी बेटर ड्राइंग बना सकते हो तुम, और फिर उसमें मैथ में अच्छा करो, तुम बहुत अच्छी मैथ है, तुम्हारी मैथ बहुत ही अच्छी है, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और अलग अलग नई नई एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से रोकने के लिए छात्रों को वांछित कौशल में प्रवीणता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है कुपोषण, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में सहभागिता, ऑप्शन बी सी है दंड सहभागिता, ऑप्शन सी है दंड, ऑप्शन डी है अभिसंज्ञान। तो बताइए हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है कि दूसरा चौथा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दूसरा चौथा। दूसरा और चौथा यानी कि विद्यार्थियों में सहभागिता और अभिसंज्ञान इनको हमें सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं अधिगम, जबकि कुपोषण और दंड ये नहीं, ठीक है, ये तो निगेटिव में चले जाते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक हैं विद्यार्थियों में सहभागिता और अभिसंज्ञान। विद्यार्थियों में सहभागिता यानी एनसीएफ 2005 ने स्पष्ट कर दिया था कि विद्यार्थियों की सीखने में भागीदारी शिक्षा में सर्वोत्तम परिणाम पाने की कुंजी है। पारस्परिक सहभागिता से छात्रों के अंदर भय, कुंठा, निराशा या भाव समाप्त हो जाते हैं। विद्यालय में उन्होंने जो सीखा उसे आपसी सहभागिता करने में आत्मविश्वास का भाव पनपने लगता है, ठीक है। अगर बात करें अभिसंज्ञान की तो ये भी तो जान लीजिए कि क्या है। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में दूसरा कारक अभिसंज्ञान है। तुम्हारा जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, उसको जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है वो क्या रहता है, अभिसंज्ञान। इसमें बालक को जब किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए कुछ कठिन तथ्य देते हैं, इन तथ्य को हल करने में सामान्य चिंतन प्रक्रिया से हटकर एक सृजनात्मक चिंतन का प्रयोग करता है। मतलब जो सिंपल आपकी थिंकिंग होती है, मतलब जो रोज डेली जैसे सोचते हैं उससे ना सोचकर कोई अपनी अलग ही थिंकिंग लगाते हैं, कोई
सृजनात्मक चिंतन लगाते हैं जिससे वो प्रक्रिया जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो वह मेटाकॉग्निशन अन्य विसंज्ञान की प्रक्रिया कहलाती है। इसके दो घटक होते हैं, पहला का अनुभूति के बारे में ज्ञान और दूसरा अनुभूति का नियमन अभिसंज्ञान स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रिया, इससे अमूर्त तरह के चिंतन विनियमित किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए सक्रिय, ऑप्शन बी निष्क्रिय, ऑप्शन सी अधीन, ऑप्शन डी है नगण्य। तो निष्क्रिय तो निभा नहीं सकते, एक्टिव निभानी चाहिए, पैसिव नहीं, अधीन और ये सब तो छोड़ा नहीं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्यार्थी ज्ञान प्रक्रिया के सृजन में एक्टिव भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थी ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनसीएफ 2005 ने भी ये स्वीकार किया है कि विद्यार्थी एक सक्रिय अधिगम करता है। विद्यार्थी कक्षा में अगर अधिक सक्रिय है तो वह शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान का सृजन अधिक करता है। तो वह अगर विद्यार्थी कक्षा में निष्क्रिय नगण्य अधीन है तो वह ज्ञान का सृजन करना असफलता प्राप्त करता है। नहीं वो एक्टिव है तो वो अच्छे से जो चीज़ें समझाना चाहता है उसे सीख लेगा। अगर वो पैसिव है तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, सो डी स्टूडेंट्स, ये थे हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। इससे पहले मैंने सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रखे हैं, अगर ना देखिए तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और हमारे करंट अफेयर सुबह 10 बजे देखा कीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को 123 इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट स्टडी, जीके, बिहार शिक्षा भर्ती 2.0 के एग्जाम पेपर मिल सके। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस वीडियो, देन लाइक, subscribe and share. Thank you. Bye. Keep loving, keep watching, keep sharing.